हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करते हैं। सो हम मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम हमारा एग्जाम्पल 5.2 देख रहे थे। सो उसमें हमने क्या किया था, उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। हम अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया था, यानी कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट हमारा निकाल दिया था, जो कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका आया था 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पोर्शन करते हैं। ठीक है, सो हमारा सेकेंड पोर्शन यानी जो आपका बी पार्ट है, उसमें है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। यानी हमें ये बताना है कि हमने कितना कार्य किया है अपने जो हमारा जो ये बार मैग्नेट है, इसको उसकी सबसे स्टेबल, जो कि सबसे स्टेबल पोजीशन है, उससे अनस्टेबल पोजीशन तक लाने में हमने कार्य कितना किया है। तो जो आपको हम ये जानते हैं कि हमें ये पता है कि जो आपकी इसमें हम क्या लेते हैं, आपका साइन थीटा। तो आपका जो थीटा होता है वो सबसे स्टेबल, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल किस में होता है, आपकी स्टेबल पोजीशन ये है आपकी 0 डिग्री, और अनस्टेबल कब होता है, जब आपका थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये आपकी सबसे अनस्टेबल पोजीशन होती है। तो आपका जो वर्क डन है, बेसिकली जो आपका वर्क डन होगा, यानी कि आपने जो स्टेबल से अनस्टेबल पोजीशन में ले गए, यानी जो आपका वर्क डन होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी, जब आपका थीटा क्या था, 0 डिग्री था। ठीक है, और फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जब आपका थीटा 180 डिग्री था। ठीक है, सो ये दो आपकी एंगल के मेजर है जिसका आपको डिफरेंस निकालना है, यानी आपको वर्क डन निकालना है। सो बेसिकली वर्क डन क्या होगा, इस दोनों एंगल पे जो आपका जो ये बार मैग्नेट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये 2mb आता है, यानी कि जो आपका ये फॉर्मूला है, इसमें आप क्या करोगे, 2mb में आप अपने वैल्यूज पुट करोगे। तो आपकी m की वैल्यू है 0.40, और आपकी जो b की वैल्यू है, आपकी b की वैल्यू जो है वो आपकी है 800 गॉस, जिसे हमने टेस्ला में कन्वर्ट किया था। ठीक है, सो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 0.064 जूल। ठीक है, 0.064 जूल। तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। ठीक है, हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें है कि जो आपका बार मैग्नेट है उसको हमने किससे रिप्लेस करा है, सोलेनॉइड से रिप्लेस किया है। ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी सोलेनॉइड का जो ए है वो 2 × 10⁻⁴
-4 मीटर स्क्वायर है, और जो आपका सोलोनाइड का नंबर ऑफ टर्न्स है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1000 टर्न्स है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट सेम रखा है। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया था, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया था वो आया था 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि इसमें से करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका सोलोनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इक्वल्स टू होता है NIA, जिसमें जो आपका n होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है। जैसे इस केस में 1000 है, जो आप सोलोनाइड ले रहे हैं उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1000। देन आपका I आपको निकालना है। ठीक है, I आपको निकालना है, और आपके पास I तो हो गया आपका A, जो A होगा वो 2 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपके पास ये है जो कि आपके बराबर है ms यानी जो आपका हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था उसके बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से I की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा I आ जाएगा इक्वल्स टू 0.40, ठीक है, अपॉन 1000 × 2 × 10⁻⁴। ठीक है, तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी इतना करंट जो है हमें जो सोलोनॉइड है उससे फ्लो कराना पड़ेगा, ताकि हम जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा सेम रहे। ठीक है, और उसके जो सोलोनॉइड हो उसका नंबर ऑफ टर्न्स आपका 1000 है, और आपका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁴ है। ऐसे सोलोनॉइड से हमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कराना पड़ेगा ताकि हम सेम मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ अलोंग इट्स लेंथ। वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई ये बार मैग्नेट है, सपोज आपके पास ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो क्या होगा अगर हम जो हमारा बार मैग्नेट है उसे हम पहली कंडीशन में इधर से हम इसे काट दें, ठीक है, इसे हम काट दें इस पोजीशन में, यानी यहाँ से अगर हम काट दें तो क्या फर्क होगा, और हम यहाँ से काट दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बार मैग्नेट पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो ये है कि इन आइदर केस one get 2 magnet each with north pole and south pole। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा है या हमें प्रॉपर्टीज से पता है कि जो आपके बार मैग्नेट्स होते हैं वो उसमें जो पोल्स होते हैं वो हमेशा मतलब बायपोलर होते हैं। ठीक है, जो मैग्नेट होता है वो हमेशा बायपोलर होता है, यानी उसके 2 पोल्स होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हर एक मैग्नेट हमेशा 2 पोल्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं। तो जब हमने पहले केस में, यानी हमारा जो केस ए है, ठीक है, ये जो आपका एक केस ए है, इसमें जब आपने मैग्नेट को बीचों बीच काटा, यानी अगर हम देखें तो हमने बार मैग्नेट को काटा कुछ इस तरीके से, ये कट गया आपका, ये आपकी नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, जब आप इसे काटते हैं या तोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये क्या हो गया, 2 मैग्नेट बन गया। ठीक है,
अब 2 मैग्नेट बन गए, तो जब ये 2 मैग्नेट बने हैं तो जो इसके पोल्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे अगर आप इसे तोड़ देते हो तभी भी। यानी जो आपने इसे बीच से तोड़ा तो ये 2 मैग्नेट बन गए जिसके जो हमेशा बायपोलर एग्जिस्ट करेगा, यानी इसके 2 पोल्स होंगे। सिमिलरली जब आप मैग्नेट को इस तरीके से काट दोगे, ठीक है, यहाँ आपने बीच से काट दिया और आपने ये कुछ इस तरीके से काट दिया, ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से इसे काट दिया। तो जब आप इसे काटेंगे बीच से तो आपको 2 मैग्नेट मिलेंगे और वो भी बायपोलर होंगे। यानी आप जब इसे काटोगे तो आपको ये 2 मैग्नेट मिलेंगे जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल्स होगा, क्योंकि जो आपका मैग्नेट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा बायपोलर यानी 2 पोल्स के साथ एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ मैग्नेटाइज्ड निडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। ठीक है, यानी आप क्या करते हो, एक मैग्नेटाइज्ड निडल लेते हो, ठीक है, जो आपका मैग्नेटाइज्ड निडल है उसको एक यूनिफॉर्म यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी क्वांटिटी हर जगह, इसका मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो। तो जो आपकी मैग्नेटाइज्ड निडल होती है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, यानी उस पर टॉर्क लगता है लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता है। An iron nail near a bar magnet, however, experience a force of attraction in addition to a torque। अगर हम उस जो आपका मैग्नेटाइज्ड निडल है, ठीक है, जिसे आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसके पास अगर आप कोई आयरन नेल यानी लोहे की कोई कील, जो आपकी कील होती है, उसको लेके आते हैं तो वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी उसको वो अट्रैक्ट होता है उस उस मैग्नेटाइज्ड निडल के, ठीक है, ठीक है, उसके पास जो अगर हमसे लेके आते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क के साथ साथ। तो हमें बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो जो फोर्स जो होता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में जो फोर्स होता है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब जो आपकी फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स नहीं होता है, लेकिन द आयरन नेल एक्सपीरियंस अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब क्या हुआ, जो आपका आयरन नेल है उसने क्या एक्सपीरियंस किया, उसने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस की, ठीक है, किसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है, उसने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस की बार मैग्नेट की वजह से। हमने ये पढ़ा था, हमें ये पूछा गया था कि हमने मैग्नेटाइज्ड निडल को रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और अगर हम एक आयरन नेल को बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं, तो जब हम बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं, जो आपका आयरन नेल है, लोहे की जो कील है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को एक्सपीरियंस करती है। तो क्या होता है, जो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, यानी जो आपकी कील है उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट उसमें डेवलप होता है, उसमें इंड्यूस हो जाता है, वो एक्सपीरियंस करता है बोथ क्या क्या, फोर्स और टॉर्क को वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है वो तो फोर्स एक्सर्ट तो करती नहीं है, लेकिन जब आयरन को आप यानी आयरन नेल को जब आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे रखते हो, जो कि आपकी किसकी वजह से होती है, बार मैग्नेट की वजह से होती है, तो क्या होता है, वो जो आपका कील है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, जिस कारण वो फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। और जो आपका नेट फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेगी वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि जो
जो साउथ पोल इसने इंड्यूस किया है, ठीक है, जो इस पे साउथ पोल जो आपका कील है उस पे जो साउथ पोल हुआ है, इंड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है, वो क्लोज है नॉर्थ पोल के, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, इसलिए जो है इस पे क्या होता है, साउथ पोल डेवलप हो जाता है, यानी अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। हमने बोला ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है, जो हमारे पास आयरन नेल है जो हम बार मैग्नेट के पास ला रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क के साथ, तो ये इसी वजह से हो रहा है कि जो आपका नेल है उस पे साउथ पोल इंड्यूस हो गया है, ठीक है, साउथ पोल इंड्यूस हो गया क्योंकि हमने इसे जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसके पास रखा है, तो उसमें क्या साउथ पोल इंड्यूस हो गया। तो जो नॉर्थ पोल है वो ऑपोजिट साइड में होगा, तो यानी कि वो रिपेल करेगा उधर से, पर जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि वहां पे आपका क्या है, साउथ पोल डेवलप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने ये पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है, जैसे आप सोलेनॉइड में डेवलप करते हो मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप मैग्नेट के बारे में पढ़ते हो, चाहे बार मैग्नेट हो चाहे आपका हॉर्सशू मैग्नेट हो, ठीक है। सो आपके जो मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके पास नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं। लेकिन जब हम टोरॉइड की बात करते हैं तो टोरॉइड में क्या होता है, यानी जब आप सोलेनॉइड की भी बात करते हो तो आप ऐसे बोलते हो ना कि आपका ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया है, एक फेरोमैग्नेटिक कोर डाली है। सो क्या होता है, जब करंट इससे फ्लो करता है तो ये फील्ड डेवलप करता है, तो जब आपकी ये फील्ड डेवलप होगी इसमें, ठीक है, इस तरीके से फील्ड्स डेवलप होंगी, तो एक आपका साइड नॉर्थ पोल बनेगा, एक आपका साउथ पोल बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। या आप बार मैग्नेट की बात करते हो तो बार मैग्नेट में भी सेम ही होता है, ठीक है। आप जानते हो मैग्नेट जो होता है वो हमेशा बायपोलर होता है, तो उस पे भी नॉर्थ और साउथ होते हैं। लेकिन अगर हम टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड की बात करते हैं अगर हम, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये तभी हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, जरूरी नहीं है। ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज नॉट सो फॉर टोरॉइड और इवन फॉर अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। यानी वो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, ये तभी सही हो सकता है जब क्या हो, हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट हो वो नॉन जीरो हो, यानी जिसकी वैल्यू जीरो ना हो। लेकिन जो टोरॉइड होता है, इस केस में जब हम इस केस को लेते हैं, टोरॉइड का जो केस लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉन जीरो हो। और यहाँ तक कि जो आपका स्ट्रेट वायर होती है, स्ट्रेट जो इनफाइनाइट कंडक्टर होता है, उस केस में भी ऐसा नहीं होता है कि उसका जो नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉन जीरो है। सो आपका आंसर ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार ए एंड बी आर गिवन, ठीक है, आर गिवन, वन ऑफ which is definitely known to be magnetized, ठीक है। How would one ascertain whether or not both are magnetized if only one is magnetized? How does one ascertain which one? ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि दो आइडेंटिकल यानी एक जैसे दो बार मैग्नेट है या बार है दो, ठीक है, दो बार है A और B, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली मैग्नेटाइज है, इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली मैग्नेटाइज है, कौन सा है हमें नहीं पता। अब ये बताना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों मैग्नेटाइज है या नहीं, और अगर मैग्नेटाइज है तो कौन सा मैग्नेटाइज है, ठीक है, यानी दोनों अगर मैग्नेटाइज है या नहीं, ठीक है, ये बताना है। और कौन सा मैग्नेटाइज है ये आप कैसे पता करेंगे ये बताना है। अब हम क्या करेंगे, हम
जो अलग अलग एंड है बार मैग्नेट के उसको पास में लेके आएंगे। तो अगर एक रिपल्सिव फोर्स हमें कहीं मिलता है, ठीक है, दोनों मैग्नेटाइज जो मैग्नेटाइज आपके मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, नहीं जो बार्स हैं, जो आपके दो मैग्नेटाइज बार्स हैं ए और बी, अगर आप उसके एंड्स को पास में लेके आते हो और वो रिपेल करता है, ठीक है, रिपेल करता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो दोनों मैग्नेटाइज है। अगर उनमें से एक मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, अगर उसमें से एक मैग्नेटाइज होगा और दूसरा मैग्नेटाइज नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। अगर हम बार मैग्नेट की इंटेंसिटी देखें तो हम ये जानते हैं कि जो उसके पोल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके टू एंड्स होते हैं यानी पोल्स होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो बीच का जो उसका रीजन होता है वहां पे उसका जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती, ठीक है, वीक होती है। सो हम इसका यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जो आपके दोनों बार्स हैं वो मैग्नेट है या नहीं, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, कैसे पता चलेगा, अगर आप दोनों मैग्नेट्स को अपने पास, दोनों को पास में लेके आते हो, यानी दोनों के पोल्स को पास में लेके आते हो और वो रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी आपके दोनों जो बार मैग्नेट्स हैं या जो आपकी बार्स हैं दोनों मैग्नेटाइज हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप अगर उनमें से एक मैग्नेटाइज है और दूसरा मैग्नेटाइज नहीं है, तो आप जब इनके पोल्स को पास लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा आपका मैग्नेटाइज है और कौन सा मैग्नेटाइज नहीं है, या आप ये बता सकते हो कि दोनों मैग्नेटाइज है या नहीं है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ए या बी दोनों मैग्नेट है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, in this case to see which one of the two bar is magnet, pick one, ठीक है, एक पहले आपने एक उठाना होगा और उसको नीचे लोअर करना पड़ेगा उसके एंड को, ठीक है। तो आप जब पहला वाला उठाओगे, ठीक है, उसको फिर मिडिल में लाना पड़ेगा, ठीक है। सो उससे आपको उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन वो महसूस होगा, वो एक्सपीरियंस करोगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा मैग्नेटाइज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, यानी इसके जो आपको पोल्स हैं उनको आपको पास लाके तब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मैग्नेटाइज है या नहीं। अगर अट्रैक्शन होता है तो यानी या आपका एक मैग्नेटाइज ऑब्वियसली होगा, और अगर रिपेल होते हैं, ठीक है, रिपेल होते हैं, तो यानी आपके दोनों मैग्नेटाइज हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका एग्जाम्पल 5.4 है। जो आपका एग्जाम्पल 5.4 है, इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड। इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड की आपको मैग्नीट्यूड बताना है ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5.0 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड बताना है कि कितना होगा अगर जो आपका बार मैग्नेट है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है इसकी बार मैग्नेट की वो कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। आपको जो इसका मिड पॉइंट है उससे डिस्टेंस इसका 50 मीटर दिया गया है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका बार मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका मोमेंट है बार मैग्नेट का, वो आपके पास है 0.40
एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। और बाकी उसका सब आपको एग्जाम्पल जो हमने 5.2 किया गया है, बाकी वैसा ही इसको दिया गया है। तो हम इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपका जो B की जो वैल्यू होती है, यानी आपका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू आपकी होती है म्यू एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब। यहाँ आपकी म्यू नॉट की वैल्यू जो है आपकी 10⁻⁻7 है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया गया है 0.40 आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, अपॉन आपका 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया गया है, ये आपका हो गया 0.5 का होल क्यूब, क्योंकि आपका ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहाँ आपका 4 पाई से ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपको 0.5 क्यूब आपको यहाँ इसको 3 टाइम्स आप इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आपका B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, B की वैल्यू आ जाएगी जो आपके इक्वेटोरियल प्लेन के लिए है। ठीक है, जब हम एक्सियल प्लेन की बात करते हैं उसमें जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो आप इसी तरीके से इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे इंटू 2 इंटू आपका m की वैल्यू है यहाँ पे 0.40 अपॉन आपका 4 पाई से यहाँ पे 4 पाई था, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वो कैंसिल हो गया। सो आपके पास r कितना है, r आपके पास है 0.5 होल क्यूब। ठीक है, 0.5 होल क्यूब। तो आपके पास क्या आ गया, ये 6.4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, सो आपके पास ये आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये कैसे आया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, जो आपके पास ये फिगर दी गई है। ठीक है, ये आपकी फिगर है। जो ये फिगर है ये दिखाती है, फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल P। ठीक है, एक छोटी स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल P जो कि आपको O पे रखी गई है। ठीक है, पॉइंट O के पास रखी गई है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जो एरो है ये क्या दिखाता है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है, जो इसका एरो है। द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशंस। और जो और एरोज हैं वो आपको अलग अलग पोजीशंस दिखाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग पोजीशन दिखा सकते हैं और ओरिएंटेशन मैग्नेटिक मोमेंट का। The other arrow shows different position and orientation of magnetic moment of another identical magnetized needle Q। वो Q, जो बाकी आपके एरो है वो Q की पोजीशन और उसका जो ओरिएंटेशन है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसपे जो सिस्टम है आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल। किसमें ये स्टेबल है, किसमें ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्वेश्चन है विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शो। जितनी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है उसमें से कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपको इसमें सबसे ज्यादा कम लोएस्ट यानी सबसे ज्यादा कम जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अराइजेस ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डाइपोल। यानी हमने ये पढ़ा था
कि जो आपके मैग्नेट होते हैं उसमें आपके डायपोल्स होते हैं, ठीक है, डायपोल्स होते हैं। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन का, वो एक डायपोल पे डिपेंड करती है, उसकी वजह से वो होती है। इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अदर पी, जैसे क्यू और पी की वजह से जो ये है आपका मैग्नेटिक जो आपके पोटेंशियल डायपोल डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपका पूरे कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। अब जो आपका जो इसका फॉर्मूला है, वो जो कि हमने आपने पढ़ा, अभी देखा आपने कि हमने एक्सियल और आपका जो ये इक्वेटोरियल है प्लेन पे, हमने इसका फॉर्मूला जो हमने यूज किया था फील्ड का, वो बीपी माइनस म्यू नॉट 4 पाई माइनस म्यू नॉट, जो आपका एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 4 पाई, और आर आपका क्यूब। ये किसके लिए, नॉर्मल बाइसेक्टर के लिए ये आपका फॉर्मूला है। और दूसरा आपका फॉर्मूला है म्यू नॉट 2 एम पी अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये आपके लिए, ये आपका किसके लिए, एक्सियल एक्सेस के लिए, ये एक्सियल बाइसेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये जो आपके दो ये फॉर्मूले हैं, ये बेसिकली फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल बाइसेक्टर में और एक्सियल बाइसेक्टर में, ठीक है। जहाँ पे आपका एनपी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट है। अब क्या जो आपका ये इसमें जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो स्टेबल कब होगी, जब आपका एम क्यू और बीपी, ठीक है, जो आपका एम क्यू यानी जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है क्यू की वजह से वो पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है पी की वजह से वो दोनों पैरेलल होगी। और ये अनस्टेबल कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, यानी ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब ये इस तरीके से, जैसे आपका जो इसका डायपोल मोमेंट जो आपका मैग्नेटिक डायपोल है और जो फील्ड है पी की, वो दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी समान अंतर पे है। लेकिन ये अनस्टेबल कब होगा, जब ये एंटी पैरेलल होंगे, यानी ये दोनों समान अंतर में नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होगा। अगर हम जो आपकी पिछली फिगर है इसमें देखें, इसमें क्या दिया गया है, जो आपकी Q3 है, आप ये देख सकते हैं, ये Q3 है, ठीक है, जो आपका Q3 है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी के लिए। तो जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट है Q, वो जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, जो आपकी Q है, वो पैरेलल है फील्ड के साथ, ठीक है, वो आपके पैरेलल है फील्ड के साथ, तो वो आपकी पैरेलल है फील्ड के साथ। तो इस कारण, ठीक है, ये आपका, अगर आप पोजीशन 3 देखें तो उसमें आपका जो Q है वो क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो जो आपकी Q3 है वो एक स्टेबल है, ठीक है, वो एक स्टेबल, जो आपका Q3 डायपोल है वो क्या है, स्टेबल है। तो जो आपका PQ1 और PQ2 है, और जो आपका PQ3 जो आपका PQ6 है, PQ3 और PQ6 है, ये क्या है, स्टेबल है। और PQ4 क्या है, अनस्टेबल। और जो आपका पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो PQ1 और PQ2 है। और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब है, तो आप ये देख सकते हैं PQ3 और PQ6 में स्टेबल है और PQ5 और PQ4 में अनस्टेबल है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन था कि किस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपकी वो PQ6 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा एग्जाम्पल है, आपको एक डायग्राम दिए गए हैं, तो आपको क्या बताना है
कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत दी गई है, ये गलत मार्क की गई, ये बताना है। तो आपकी पहली फिगर ये है कि आप देख सकते हैं कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिससे हम ये दिखा रहे हैं कि इससे फील्ड निकल रही है। इससे क्या निकल रही है? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। सो हम ये जानते हैं कि आप ये देख सकते हो कि इसमें सब सारी एरोस क्या है? बाहर की तरफ है। आप देख सकते हो सारी एरो क्या है? बाहर की तरफ है। जबकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो आप सारी एरोस, जब किसी कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टर से आपने ये जो आपकी जूनियर क्लासेस है उसमें भी आपने पढ़ा है कि जब आप स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो या करंट पास करते हो तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कोसेंट्रिक फॉर्म में होती है, ठीक है, इस तरीके से वो होती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस फिगर में जो आपका कंडक्टर है उसकी जो आपकी फील्ड दिखाई गई है वो बाहर की तरफ दिखाई गई है। तो ये आपका जो फिगर है वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। तो हमने अभी ये सॉल्यूशन पढ़ा, जो आपका ये फील्ड है ये बाहर की साइड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो गलत दी गई है। आई होप मैंने जो आपको आज क्वेश्चंस करवाए और जो एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स कराए वो आपको समझ में आए होंगे। आप इसे रिवाइज करिए और आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।